नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बसेरा। बरकोट की सुबह अपनी पूरी ताजगी के साथ कमरे में मौजूद थी। उस छोटे से घर की खिड़की से ओस से भीगे लाल खपरेल से ढला हुआ मकान खिलौने की तरह लग रहे थे। आसपास हरियाली से लदे पेड़ थे। कालिंदी जी ने खिड़कियां खोल दी और आराम कुर्सी खींचकर खिड़की पर सिर रखकर बैठ गई। कमरे में एक चिड़िया अपनी चोंच से तिनका दबाकर आई और रोशनदान के पास बैठकर घोंसला बनाने लगी। कालिंदी जी को दया आ गई। मन ही मन निश्चय किया, दिन भर पंखा नहीं चलाएगी, क्योंकि पंखा चलाने से तिनका तिनका उड़कर आशियाना बनाने वाला चिड़िया का जुनून कम हो जाएगा। पर कानाराम अगर चिड़िया को देख लेगा तो कभी ठहरने की नहीं देगा, तुरंत भगा देगा। कहेगा, आप नहीं समझती माँ जी, ये गंदगी की जड़ है। अब ये तिनका पे तिनका लाएगी और हम बुहारते बुहारते थक जाएंगे। लेकिन वह कानाराम के कमरे में भी नहीं घुसने देगी। अगर कानाराम आ गया तो खिड़की भी खोलने नहीं देगा। कहेगा, माँ जी, आप किस दिन चोर जरूर घुस आएंगी। इस उजरे बसेरे में कौन आएगा काना, यहाँ तो घर में नहीं आते वे एक बार फिर अतीत में खो जाती है। सुशांत संज्ञा उनके अपने बच्चे और अपने बच्चों से भी बढ़कर सुशांत व संज्ञा के बच्चे, बहू डॉली और दामाद संभव, लेकिन सभी महानगरों की दौड़ में गुम हो गए हैं। इस छोटे से कस्बे में कोई नहीं आना चाहता। बच्चे के लिए यहाँ वीडियो गेम नहीं है, ना ही केबल टीवी, बहू बेटियों के लिए ना ही यहाँ कोई शॉपिंग कम्प्लेक्स, ना ही क्लब, ना ही हाई सोसाइटी। संज्ञा की मजबूरी तो उन्हें समझ में आती है। इतनी दूर कैलिफोर्निया में से बरकोट तक आना जाना इतना आसान भी नहीं। लेकिन सुशांत, वो तो आ सकता है, बस ले देकर उन्हें ही अपने साथ ले जाने की जिद है। पर कालिंदी जी जानती है, वहाँ जाकर वो भी वैसे ही हो जाएगी। सुशांत के ड्राइंग रूम में रखे सजावट के सामान की तरह किसी चीज़ को हाथ लगाते ही दोनों चिल्ला उठते हैं, मम्मा प्लीज़ आप वहाँ से दूर ही रहना। या फिर, अरे आप क्यों सब्जी काट रही हैं, कमला है ना, वो कर देगी। फिर अभी कौन आने वाला है। दोनों पति पत्नी उन्हें इतना ज़्यादा तिरस्कार देते हैं कि नौकर भी अगल बगल से मुस्कुराने लगते हैं। फिर बेकार का लाड़ अपनी गोली ली। आज गई थी आप घूमने दामोदर मामा को लेकर। क्यों? अगर वो नहीं समझती तो तुम नहीं जानते थे कि उनके लिए घूमना कितना ज़रूरी है। गोया मारा दामोदर माँ से ज़्यादा समझदार है, उसके भरोसे रहा जा सकता है। पर माँ बेवकूफ़ है जो समझती ही नहीं। और फिर वे क्यों जाए नौकर के साथ घूमने? क्या बहू या बेटे में से कोई नहीं चल सकता है उनके साथ? पर क्यों चले? व्यवस्थाएं ही ढेरों हैं आजकल। क्लाइंट मीटिंग, कल सेमिनार या फिर किसी के साथ अपॉइंटमेंट, इन सब से समय निकल भी ले तो डिनर, लंच और मूवी जैसे प्रोग्राम में ही समय निकल जाता है। फिर डिग्निटी का भी तो सवाल है। अगर किसी ने पूछ लिया, ओह आपकी मदर है, घुमाने ले जा रहे हैं, तो अपना आपा ही छोटा हो जाएगा साहबजादे का। कालिंदी जी समझ नहीं पाई कभी। उन्होंने तो बच्चे को हमेशा अपने संस्कार ही दिए थे, कभी ऊपरी तरक भरक और बनावट पर जोर नहीं दिया। तो क्या सब कुछ जमाने की हवा का असर है? और असर भी ऐसा कि उनका बताया सिखाया सब हवा। आज उन्हें भी डांटते हैं, मम्मा आप जीवन भर बेवकूफ़ियाँ भी की हैं। औरों को देखे कितना बैंक बैलेंस, कितनी प्रॉपर्टी है, और हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है। हमसे तो अच्छे मार्क और मनोहर ही रहे। कितना पैसा है दोनों के पास। अब रुआब भी कितना। लोग जुबान तक नहीं खोल पाते उनके सामने। अपनी स्मृतियों में वह अनजाने ही घिरने लगी थी। अपने इलाके के प्रख्यात जमींदार द्वारका दास की इकलौती पुत्री नाना, कलकत्ता हाईकोर्ट में नामी बैरिस्टर। घर में पूरा अंग्रेजी ठाट बाट था। जब 3 साल की थी तब माँ का देहांत हुआ, लेकिन नानी ने घर आने नहीं दिया था, इस भय से कि कहीं दामाद ने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ उनकी फूल सी बच्ची को जीवित नहीं रहने देगी। लेकिन जब पूरे 5 वर्ष तक अकेले रहकर द्वारका दास ने दूसरा विवाह न करने का आश्वासन लिया तो उनकी यह अग्नि परीक्षा में नानी का मन पिघला दिया। उन्होंने कालिंदी जी को भेज दिया द्वारका दास के पास। दादी ने हुलस कर समेट लिया था अपनी गोद में। अरे हमारी सुग्गी, हमारा मैना, तोहर बिना तो हमार घर आंगन सूना रहा। अब तो चहू कि बाहर आ गई हो जैसे। दादी के साम्राज्य की अकेली राजकुमारी। नानी का स्नेह तो इसके सामने कुछ नहीं था। वहाँ मामा के दर्जन भर बच्चों के बीच उनकी हस्ती नगण्य ही थी। दादी माँ हर समय मुंह जोहती रहती, देख बेटिया तेरे लिए मैंने हाथरस रबड़ी बनाई, जरा चक्कर तो देख।
पर कालिंदी जी को उस रबड़ी से कहीं ज़्यादा स्वाद मिलता कच्चे पक्के अमरूदों में, कच्ची अमिया में, हरे चने की फलियों में। दादी की नज़रें बचाकर जब तक सरक लेती बगीचे में, अपने महाभोज में गली के सब बच्चों को भी भागीदार बना लेती। पढ़ाने के लिए घर पर ही एक मिशनरी शिक्षक आते थे। उनकी पत्नी मरिया उन्हें अंग्रेजी बोलचाल की तहजीब सिखाने आती थी। रविवार का दिन गिटार और पियानो सीखने के लिए तय था। उनका हंसना बोलना, वन पीस गाउन पहने खुले सिर सबके सामने घूमना दादी माँ को फूटी आंख नहीं सुहाता था। एक दिन कालिंदी जी बाहर से आंगन में आई और उन्होंने सुग्गे का पिंजरा खोल दिया। दादी माँ हाय हाय कर उठी। ये क्या बचिया, सुग्गा भला उड़ न जाएगा, उसे उड़ने दो दादी, इसलिए तो खोला है पिंजरा। किसी को यूं कैद करके रखना गुनाह है। क्या हक है हमें किसी की आज़ादी छीनने का। वो वहीं बैठकर सुग्गों को पुचकारने लगी, उड़ जा पंछी मेरे उड़ जा। सुग्गा फुरफुराता हुआ और रसोई के छप्पर पर जा बैठा तो वह खुशी से ताली बजाकर नाच उठी। दादी एकटक देखती रह गई। यह सब उस फिरंगी मैम की ही सोहबत का असर है, दादी मन ही मन बुदबुदाई। फिर दादी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कालिंदी जी का तुरंत विवाह करवा दिया जाए। द्वारका दास ने सुना तो हंसने लगे। यह क्या कह रही हो माँ, अभी कालिंदी की उम्र ही क्या है, कम से कम 10वीं तो पास कर ले। अब ये सब तो तुम ही जानो, इस साल 15वां लग जाएगा। लड़का भी कहीं बाजार में बैठा तो नहीं है तो जो रुपया दिया और उठाकर ले गया। अभी से खोजना शुरू करोगे तो साल 2 साल लग जाएंगे, तब तक परीक्षा भी दे देगी। फिलहाल उस मैम का आना बंद कर दो, उसकी सोहबत ठीक नहीं है, बिटिया को बिगाड़ रही है। देखो इसे तो एक न एक दिन ससुराल जाना ही है, फिर ऐसा स्वभाव रहा तो दबना या झुकना तो सीखेगी ही नहीं, फिर सास और ननद से कैसे निभेगी इसकी। दादी की आशंका सही निकली। कालिंदी जी की आजाद प्रवृत्ति ससुराल की परंपरागत समांतवादी व्यवस्था के साथ समझौता नहीं कर सकी। ऐसे न बोलो, वहां न जाओ, इधर न झांको जैसी तमाम वर्जनाएं किसी अदृश्य तलवार की तरह सिर पर लटकी रहती थी। दोनों बड़ी जेठानियां सास के सामने बेजुबान गाय की तरह घूंटे में बंधी जुगाली करती रही, पर नियम कानून से बंधा जीवन कालिंदी जी को रास नहीं आया। पति कृष्ण मुरारी जी ने यूं तो लॉ में एडमिशन ले रखा था, पर इतना साहस नहीं था कि माता पिता द्वारा बनाई गई दंड सहित में रत्ती भर भी संशोधन कर सके। उन्हीं दिनों सुशांत और संज्ञा का जन्म हुआ। फिर यहाँ की पढ़ाई पूरी करके कृष्ण मुरारी जी मास्टर्स करने के लिए इंग्लैंड चले गए। कुछ तो बच्चों का मुंह देखकर और फिर इस आशा से कृष्ण मुरारी जी वापस आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कालिंदी जी पिंजरे में बंद पक्षी की तरह गुजारती रही। आखिर प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। कृष्ण मुरारी जी पूरे 5 वर्ष के बाद वापस आए। चवन्नी भर बिंदिया और सोने चांदी से गहनों से झमझमाई लदी कालिंदी जी पूरा दिन सजती रहती, पर जिनके लिए सजती वो उनके कहाँ थे। वे तो एक पराई फिरंगी महिला की अमानत हो गए थे। सुहागिन होने का दर्द जितना चूर चूर होता, उनका पागलपन बढ़ता चला जाता। दिन प्रतिदिन उनकी हालत दुखद होती चली। मेरी पायल कहाँ है, चलूंगी तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि मैं आ रही हूँ। जीजी देखो तो कहीं दरवाजे से चुपचाप निकल न जाए। जेठानी जी से कहना उन्हें जाने न दे। मैं देवी माँ को 7 मनोतियाँ चढ़ाऊंगी। बरबराहट का ये कर्म पूरे 4 दिन तक जारी रहा, और जब थमा तो इस प्रतिज्ञा के साथ कि अब कभी इनका चेहरा नहीं देखूंगी, अब यहाँ रहूंगी भी नहीं। तारनी देवी ने सामान ठीक करते देखा तो पूछ बैठी, सामान क्यों ठीक कर रही हो रे बहू? मैं बाबा के पास जा रही हूँ, उनका सीधा सपाट सा उत्तर था। क्यों भला? मुरारी 10 दिन पहले ही आया है, उससे पूछ तो लिया होता, जिनके साथ 7 भंवरे लेकर इस चौखट पर कदम रखा। जब वो ही पराया हो गए तो उनकी हाँ या ना का क्या मतलब है? कहाँ रह गया है मेरे लिए? इसमें नया क्या है? हमारे परिवार में ऐसा होता ही आया है। शुक्र मना, तेरे बच्चे के लिए सुविधाएं जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी मुरारी ने। तो क्या उन सुविधाओं के पीछे गिरवी पड़ी हुई रहूं मैं? सौतन के तलवे चाटू, इतनी हिम्मत ठीक है, जाना चाहती है तो जा, लेकिन अपने बच्चे को यहीं छोड़कर जा। तारनी देवी को पूरा विश्वास था कि पिता ब्याहता बेटी को कितने दिन रखेंगे, और साथ में 2-2 जुड़वा बच्चे कुछ ही दिनों में वापस लौट आएगी।
लेकिन कालिंदी जी को तो विधाता ने किसी और ही मिट्टी का गढ़ा था। एक छोटे से सूटकेस में अपना कुछ मामूली सामान भरा और अकेले ही चल दी स्टेशन की ओर। रास्ते भर सोचती रही, बाबा मेरे लिए ही तो जिंदगी भर अकेले रहे, अब उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा उनके साथ ही रहूंगी। लेकिन बाबा अकेले कहाँ थे अब? वहाँ तो फुलझड़ी पहले से ही विद्यमान थी। बाबा की गोद में भी खाली नहीं थी। 3 महीने के का गोल गुथना सा मनोहर उसकी गोद में बैठा किलकारियां मार रहा था। बेटी को देखकर द्वारकादास ने अपराधियों की तरह सिर झुका लिया था। बड़ी मुश्किल से उन्हें मुंह से आवाज निकली थी, मुझसे बड़ी भूल हो गई बेटी, लेकिन यहाँ का अब भी सब कुछ तुम्हारा है। कालिंदी जी मानो कटे हुए पेड़ की तरह गिर पड़ी। बाबा इतने दिनों से रोकी व्यथा सहसा बांधकर तोड़कर बह चली। पिता के घुटनों में सिर छिपाकर घंटों हिचक हिचक कर रोती रही। ना तो द्वारकादास कुछ पूछ सके, ना कि एकाएक कैसे आई, पाहुन कैसे हैं, वो साथ क्यों नहीं आए, और ना ही कालिंदी जी कुछ बता पाई। क्या बताती, किसे बताती? बेटी की उम्र की पत्नी में प्रेम पास के गले तक डूबा पिता क्या उनकी व्यथा समझ पाते? सही कहती थी नानी, पुरुष कभी बूढ़ा नहीं होता। बड़े यत्न से संजोई पिता की छवि धूमिल पड़ने लगी थी। कालिंदी जी आंखें पोंछकर उठ खड़ी हुई, क्षण भर को गौर से देखा, पालने में लेटा मनोहर को। बिल्कुल पिता की अनुकृति, वैसा ही चौड़ा माथा, वैसी ही आंखें। एकाएक उसे गोद में उठाकर सीने से लगाया तो आंख फिर उमड़ चली थी। पिता ने बहुत रोकना चाहा पर रुकी नहीं थी कालिंदी जी। सुशांत और संज्ञा को गोद में उठाया और निकल पड़ी विस्तृत व्योम तले एक अनजाने गंतव्य की ओर। हाथ में न पैसा था और ना ही कोई सर्टिफिकेट। बेरंग जिंदगी कटु सत्य का प्याला लिए अब सामने खड़ी थी। न जाने कितनी रातें यही सोचते छटपटाटे कटी कि दिन वर्षों की जंजर नाव खेने के लिए मजबूत पतवारों की सहायता होगी। कितने दिन, महीने और वर्ष बीत गए। छोटे छोटे गांव, नगर, भीड़ भरे शहर, और अब 10 वर्षों से यहाँ उन्हीं मिशनरी दंपत्ति के साथ इन स्पार्क घाटियों के बीच स्कूल शिक्षिका और वार्डन की हैसियत से रह रही थी, जिन्होंने बचपन में कालिंदी जी को वसूलों पर जीवन जीना सिखाया था, अन्याय न सहने का पाठ पढ़ाया था। समय के साथ साथ सुशांत और संज्ञा ने 12वीं पास कर ली। इससे आगे का सफ़र और भी कठिन था। बच्चों को प्रोफेशनल कोर्स करवाने के लिए ना कोई साधन थे, ना ही कोई स्रोत। अतिरिक्त कमाई के चक्रवात में पिसते समय वो कई बार छटपटाई, फिर मुख समझौता की गिरहों से खुद को बांधती चली गई। आज संज्ञा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अपने पति के साथ कैलिफोर्निया में सुखद जीवन जी रही है। सुशांत सीए है और उसकी पत्नी भी सीए है। दोनों की प्रैक्टिस सोना उगल रही है। फिर भी उसे माँ से शिकायत है, क्योंकि उसकी माँ ने हमेशा बेवकूफ़ियाँ ही की है। माँ क्या करे आकर वहाँ? ना कोई सोशल सर्कल है, ना ही कोई मनोरंजन के साधन। और माँ, संज्ञा तो आपकी संतान है, वहीं पले बढ़े हैं, किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं, पर हमारे बच्चे, उन्होंने तो शुरू से ही समृद्ध जीवन जिया है, वो अलग माहौल में पले बढ़े हैं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? सुनकर कालिंदी जी हैरान रह गई। कल तक जो बच्चे माँ माँ कहकर उनके आगे पीछे घूमा करते थे, जिनका कोई काम उनके बिना पूरा नहीं होता था, नई जिंदगी शुरू होते ही उन्हें ताने उल्हाने से बींधने लगे हैं। पिछली बार सुशांत ने तो उनकी व्यथा को मत डाला था। संज्ञा भी भाई की हाँ में हाँ मिला रही थी। पति का घर छोड़ा, पर अधिकार क्यों छोड़ा? अधिकार यानी पैसा। संज्ञा यहाँ तक सुना गई कि विधवा औरत भी तो अपने ससुराल में रहती है, कम से कम अपना हक तो मिलता है उन्हें। आपके जैसा दानवीर तो कोई विरला ही होगा। पर पिता की पूरी संपत्ति भी बांट दी मनोहर को और यहाँ चली आई इस छोटे से पहाड़ी इलाके में। एक अरसे से जतन से संजोया बांध भावों के ज्वार के तीव्र प्रवाह से स्वतः ही टूट गया था। पैसा पैसा पैसा, क्या जीवन में पैसा ही सब कुछ है? ऐसा महसूस हुआ जैसे दिल में चुभी फांस और गहरे धंसती जा रही थी। गले में रुलाई अटक कर रह रही थी और आंखों में तो उत्तर आई अजीब सी नमी, जो न सूख पा रही थी और न आंसुओं में बह पा रही थी। एक सर्द आहास भरी उन्होंने सारी उम्र रिश्तों का सही हिसाब किताब रखने वाली कालिंदी जी संबंधों में समीकरण समझ ही नहीं पाई। सारे नाते उनके कुछ मांगने से पहले ही साथ छोड़ गए। पहले पिता, फिर पति, अब अपने ही रक्त माँ से सींचा अपनी संतान।
घड़ी ने 8 बजा दिए थे। रात की सिहाई चारों ओर फैल चुकी थी। कालिंदी जी ने पास खड़ा शॉल उठाकर अपनी चारों ओर लपेटा और सोने चल दी। अभी बिस्तर पर लेटी भी नहीं थी कि कानाराम ने दरवाज़ा खटखटा दिया। उन्होंने चौंक कर चिड़िया को देखा, जैसे कह रही हो, बस बस भाई, अब तुम्हें नहीं बचा सकती। धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका तो सामने कानाराम खड़ा था। पीछे शायद कोई और भी था। आते ही उसने बड़बड़ाहट शुरू हो गई। माँ जी, यूँ तो 12 बजे तक जागती रहोगी, आज इतनी जल्दी काहे सो गई? तबीयत तो ठीक है ना? कानू कौन है रे? माँ जी, हम नहीं जानते, कहते हैं आपके रिश्तेदार हैं। मेरी माँ आपके यहाँ नौकरानी थी, लक्ष्मी। याद है एक बार पौधा की गुराई करते समय खुरपी लग गई थी, मेरे पाँव में खून की धारा बह निकली, तब आपने मरहम पट्टी करके मेरी जान बचाई थी, वरना मैं तो वहीं पड़ा रहता। मालकिन कितनी नाराज हुई थी आपसे। तो तुम लक्ष्मी के बेटे हो कमलजीत? लक्ष्मी, कालिंदी जी फिर शून्य से भटक गई। हवेली के आंगन में जिसका प्रवेश निषिद्ध था, बाहर से आती और कूड़ा करकट लेकर चली जाती। दोनों जेठानियों ने तो कभी पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई। फिर कालिंदी जी ने पूछ लिया। तारनी देवी सुनते ही आग बबूला हो गई थी। बुरी तरह फटकार दिया था उन्हें। सारा गांव जानता है लक्ष्मी के साथ श्याम सुंदर के संबंध को। वे बदनाम औरत कालिंदी जी की पुतलियों में जैसे कोई आग दहक उठी थी। ऋषि मुनियों ने औरत की देह को नरक का द्वार कहा है, क्यों औरत की देह नरक का द्वार तभी तो बनती है जब उसे पुरुष की गंदी निगाहें छू देती है। लक्ष्मी की देह भी तो तभी नर की बनी जब उस पर श्याम सुंदर की कुदृष्टि पड़ी। श्याम सुंदर का हुक्का पानी तो किसी ने बंद नहीं किया। नामी लठेत था वो गांव का, भला उससे टकराने की हिम्मत किसमें थी? रह गई बेचारी निर्बल निरह लक्ष्मी। उसे उल्टा ही संज्ञा देकर समाज ने बहिष्कृत कर देना पड़ा। आसान काम था इसलिए कर दिया लोगों ने। आप कहाँ खो गई बरीमा? देखिए, मेरे हाथ पर चोट का निशान अभी भी है। तू यहाँ कैसे आया कमलजीत? माँ ने मरने से पहले आपका ही नाम लिया था। यह भी बताया कि हवेली वालों से छिपकर आप मेरे स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म का खर्चा दिया करती थी। सच बरीमा, अगर आपने वो सब न किया होता तो मैं भी माँ की तरह कूड़ा उठा रहा होता। कमलजीत का गला भर आया। कलेक्टर हूँ आजकल, यहाँ ट्रांसफ़र कराकर आपका कर्जा उतारने आया हूँ, लेकिन इस बार कलेक्टर बंगले में नहीं रहूँगा, यहीं रहूँगा आपके साथ। मैं जानता हूँ आप अकेली रहती हैं। इस बुढ़ापे में सुशांत भैया को आपकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन आप मुझे रोकना मत। जब तक यहाँ रहूँगा आपके साथ रहूँगा, आपकी देखभाल करूँगा। अपने बेटे को अपने साथ रहने देंगी ना माँ? कालिंदी जी ने हथेली से उसके गाल थपथपाए और तो हथेली में नमी तैर गई। उन्होंने छोटे बच्चे की तरह उसे अपने आंचल में समेट लिया, उसके माथे की चोट सहलाई और कहा, तू मेरे पास ही रहना, हम माँ बेटे एक साथ रहेंगे। कानाराम देहरी पर ही खड़ा था। उसकी भीगी पलकों में अनगिनत सवाल तैर रहे थे। आदमी पंछी की तरह तिनका तिनका बटोर कर नीर बनाता है और बच्चे पंख निकलते ही उड़ना सीखते हैं। आकाश की ऊंचाई दामन में समेट लेना चाहते हैं। रह जाती हैं कुछ यादों की धुंधली स्मृतियां और अंत के लिए प्रतीक्षरता वृद्ध आंखें। उस उजरे बसेरे में जाने कहाँ से यह पंछी भटक कर आ गया है कौन जाने, पर वे जो सचमुच अपने हैं, समय और परिस्थितियों की किन काली कंदराओं में गुम हो गए नहीं मालूम। क्या प्रेम, विश्वास और अपनत्व की छात तले यह पंछी इस उजरे बसेरे में टिक पाएगा? अगर टिका भी तो कब तक? आशा करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।